नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको बता दें, कर्नाटक में अगले 72 घंटों में नए सीएम के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इधर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं जो रस्साकसी है वो अभी भी देखने को मिल रही है। अगले 72 घंटों में साफ तौर पर सीएम का चेहरा साफ हो जाएगा सोनिया और राहुल से। तो कर्नाटक सीएम पर 50-50 का ये फॉर्मूला, बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो रस्साकसी देखने को मिल रही थी, धीरे धीरे वो साफ होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर डीके शिवकुमार की बात करें तो डीके शिवकुमार साफ तौर पर इस बात को लेकर राजी नहीं है। वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर 2.5 साल की सीएम पद की दावेदारी की बात की जाएगी तो मैं पहले सीएम पद का दावेदार रहूंगा। तो कर्नाटक में अगले 72 घंटों में नए सीएम के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इधर सूत्रों ने कहा है कि डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, वे मामले का हल होने तक दिल्ली में ही रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस सूत्रों ने कहा था कि फिलहाल 50-50 के फॉर्मूले पर विचार हो रहा है। पहले सिद्धारमैया सीएम बनाए जाएंगे, वे पहले 30 महीने तक सीएम पद पर रहेंगे, जिसके बाद कमान बदल दी जाएगी। हालांकि पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि अभी सीएम का नाम तय नहीं हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही सीएम का नाम तय करेंगे। वहीं इस 50-50 के फॉर्मूले पर डीके शिवकुमार सहमत हैं, लेकिन आला कमान से उन्होंने 2 टूक कहा है। हालांकि सूत्रों से यह जानकारी है कि पहले सीएम बनने का मौका उन्हें दिया जाना चाहिए। तो साफ तौर पर सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है और डीके शिवकुमार ने यह साफ कर दिया है कि पहले सीएम पद की दावेदारी उन्हें दी जाएगी। उधर कर्नाटक की सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर है। लिहाजा अब बीजेपी उन तमाम राज्यों पर विशेष ध्यान दे रही है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। झारखंड में बीजेपी ने अपने मिशन 2024 की शुरुआत कर दी है। गौरतलब है कि कर्नाटक की हार बीजेपी अलर्ट के रूप में देख रही है। रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी चौकन्नी। बीजेपी कर्नाटक की हार का बदला 2024 में लेने की तैयारी कर रही। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने अपना फोकस उन राज्यों में बढ़ा दिया जहां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यानी कि तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी अपने मिशन को अंजाम देने की तैयारियां कर रही है। कर्नाटक की गलतियों से सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जनता के बीच पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता से जुड़ रहे हैं, उनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन 2024 को सफल बनाने और 2019 के रिकॉर्ड को फिर से दोहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां उसे चुनाव में नुकसान होने की आशंका बनी है। झारखंड में मिशन के तहत भारतीय जनता पार्टी संपर्क से समर्थन अभियान की शुरुआत करने जा रही। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता से संवाद करेंगे और केंद्र सरकार की 9 सालों की उपलब्धियां गिनवाएंगे। इस दौरान प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई और मिशन की कमान प्रदेश के महामंत्री आदित्य साहू के हाथ में सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी की संपर्क से समर्थन अभियान 30 जून तक चलेगी और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हर उस वर्ग तक पहुंचने की होगी जो विधानसभा चुनाव में विपक्ष के साथ, खासकर आदिवासी, पिछड़े और दलित समाज। गौरतलब है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष और अधिक आक्रामक और जोश से लबरेज है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस उन राज्यों में अधिक है जहाँ गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिलहाल तो ये देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान कितना सफल साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। तो कर्नाटक चुनाव में हार के बाद बीजेपी अपनी आगे की नीति बनाने में लगी है, लेकिन बीजेपी के सामने एक बड़ी टेंशन पुरानी पेंशन योजना है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हर एक विधानसभा चुनाव में जा रही है। आखिर क्या है पुरानी और नई पेंशन योजना जो चुनाव में बड़ा मुद्दा बन रही है? रिपोर्ट में देखिए।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में मिली हार का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के द्वारा चुनाव में मुफ्त योजनाओं की घोषणा को मान रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में मुफ्त बिजली और 2000 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। जानकारी के मुताबिक विपक्ष खासकर कांग्रेस के द्वारा चुनाव दर चुनाव की जा रही लोक लुभावनी घोषणाओं से निपटने के लिए खास रणनीति पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती नजर आ रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता पुरानी पेंशन स्कीम भी बनी हुई है, जिसमें कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से उठाती नजर आती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी चुनावों के अंदर लोक लुभावने वादे करती है, लेकिन फ्री की स्कीम की घोषणा से कतराती नजर आती है। पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी सार्वजनिक रूप से इन स्कीमों को फ्री में रेवड़ी बताकर हमला करते नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े धड़े का ऐसा मानना है कि इस तरह की स्कीमें ज्यादा समय तक सत्ता में स्थापित नहीं रख पाती। तो भाई अब भारतीय जनता पार्टी को अब ये मानना पड़ रहा है कि आने वाले चुनाव में आखिर कांग्रेस पार्टी की घोषणा का जवाब कैसे दिया जाए। दरअसल सबसे बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम का जो कांग्रेस पार्टी बनाती नजर आ रही है, जिसका तोड़ अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल पाई, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठाती नजर आ रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में अंतर क्या, जिसको लेकर पार्टियां जनता के बीच जा रही है। वही आपको बताते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम आखिर है क्या। ओल्ड पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा है। पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना जिसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी से किया जाता है। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक की सैलरी के 50% पेंशन निश्चित होती है। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता भी लागू होता है। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी मिलती है। पुरानी पेंशन योजना में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। तो भाई अब आपको बताते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद अब न्यू पेंशन स्कीम में आखिर सरकार ने क्या कुछ योजनाएं बनाई हैं। न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। नई पेंशन योजना के तहत जनरल प्राइवेट फंड यानी कि जीपीएफ की सुविधा भी नहीं है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, बाजार की चाल के आधार पर भुगतान होता है। नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई भी गारंटी नहीं। नई पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता। नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का अस्थायी प्रावधान है। नई पेंशन योजना में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन नहीं मिलती। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में ये कुछ बड़े अंतर, जिसको लेकर आवाम लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे। लेकिन देखना होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इस स्कीम को लेकर किस तरह से आगे आती है और लोगों को समझाने का कार्य करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन योजना को लेकर हर एक राज्य में उठाती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज। उधर जातीय गणना रुकने पर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बिफरे पड़े हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि केंद्र सरकार घड़ियाल की गिनती कर लेती है, लेकिन देश के बहुसंख्यक गरीबों, वंचितों, उपेक्षितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की नहीं। उन्होंने कहा कि संघ और भाजपा देश के पिछड़ों को जानवरों से भी बदतर मानती है, इसीलिए इन्हें जातीय गणना और जातीय सर्वे से दिक्कत है। भाजपा को पिछड़ों से इतनी नफरत और दुश्मनी क्यों? अब लालू प्रसाद के इस बयान से बिहार में सियासत तेज हो गई है। यही पहली बार नहीं है जब लालू प्रसाद ने बिहार में होने वाले जातीय गणना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके पूर्व 5 मई को लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि जातिगत गणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और यह होकर रहेगा। भाजपा बहुसंख्यक पिछड़ों की गणना से डरती क्यों है? 1705 एबी तो साफ तौर पर ऐसे में अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद कहीं ना कहीं बिफरे हुए नजर आए हैं और उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा कि जो पिछड़े वर्ग हैं, अति पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें जानवरों की तरह क्यों समझा जाता है? आखिर क्यों गणना नहीं होने दी जा रही है? क्यों इसे रोका जा रहा है? आखिर क्या वजह है? साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव बरसते हुए नजर आए। तो जातीय जनगणना रुकने पर लालू प्रसाद यादव भड़के नजर आए हैं। बीजेपी और केंद्र पर लालू ने जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि जो केंद्र की सरकार है वो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग,
बहुसंख्यक जो लोग हैं उन्हें जानवर की तरह समझती है, इसीलिए केंद्र ने इस पर रोक लगा दी है। कहीं ना कहीं जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की ये प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, जिसको लेकर अब जो सियासी घमासान है वो अब अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में बीजेपी और केंद्र पर लालू ने ये हमला बोला और जातीय जनगणना को लेकर लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार पर हावी होते हुए नजर आए। तो बीजेपी और केंद्र पर लालू ने साफ तौर पर हमला बोला है। जातीय जनगणना को लेकर भड़के हुए लालू प्रसाद यादव नजर आए और उन्होंने ये कहा कि आखिर क्यों केंद्र सरकार बीच में रोड़ा बन रही है जातीय जनगणना को लेकर, आखिर क्यों जातीय जनगणना को रोका जा रहा है, क्या वजह है, आखिर क्यों पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और जो बहुसंख्यक लोग हैं क्यों उनकी जातीय जनगणना नहीं की जा रही है, क्यों उस पर रोक लगाई जा रही है। केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को उधर यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी के दौरान हुई हत्या के मामले में गठित न्यायिक आयोग के सदस्य दोबारा प्रयागराज पहुंचे हैं। आपको बता दें, प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में न्यायिक आयोग की टीम ने दोबारा जांच की। बता दें कि मेडिकल जांच के लिए कॉलविन अस्पताल ले जाते वक्त ही अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। इससे पहले न्यायिक आयोग की टीम के साथ मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टेक्निकल टीम भी थी। आपको बता दें, MLNT की टेक्निकल टीम से अस्पताल में क्राइम सीन की मैपिंग भी कर चुकी है। 2 महीने में न्यायिक आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी है। इससे पहले 20 अप्रैल को भी आयोग ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। तो घटनास्थल दोबारा पहुंची है। साफ तौर पर जो टीम है न्यायिक आयोग के सदस्य प्रयागराज पहुंचे हैं और एक बार फिर से जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्या की गई, घटनास्थल दोबारा आयोग की टीम पहुंची है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तथ्य हैं उन्हें जुटाने की दोबारा कोशिश की जा रही है। तो अतीक और अशरफ की हत्या का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में अब टीम को क्या कुछ नए तथ्य हाथ लगते हैं, क्या कुछ खुलासा हो पाता है, वो देखना काफी अहम हो जाता है। संजय खान हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जहां अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई उस लोकेशन पर द्वारा जो न्यायिक टीम है वो पहुंची है। क्या लगता है, क्या कुछ तथ्य जुटाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल जावेद जी, आपको बता दें जिस तरीके से अतीक और अशरफ मर्डर केस में न्याय विभाग की टीम इलाहाबाद पहुंची प्रयागराज में, तो वहां पे न्याय विभाग को टीम को कई अहम सबूत भी मिले हैं और जो SIT की टीम ने तीनों शूटरों से जांच पड़ताल की थी, तो अब उनसे अलग से जांच पड़ताल करेगी न्याय विभाग की टीम, क्योंकि उससे पूरी तरीके से ये पर्दाफाश होगा कि आखिरकार मास्टरमाइंड कौन था और ये पूरी तरीके से अतीक और अशरफ का हत्या का कारण क्या था। इसको साबित करने के लिए अब न्याय विभाग का जो जांच का दायरा पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से न्याय विभाग के अध्यक्ष को बदल देने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस दिलीप बाबा साहब भोसले को बनाया गया, तो वहीं उनके बाद अध्यक्ष बनने के बाद जांच का दायरा न्याय विभाग की टीम का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये मामला अति संवेदनशील है। उस हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से न्याय विभाग की टीम लगातार प्रयागराज का दौरा कर रही। हर एक तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी डॉक्टर इसमें चिन्हित किए गए उनसे भी जांच पड़ताल के लिए वो पूछताछ करेगी। संजय, जिस तरह से आयोग की टीम घटनास्थल पर पहुंची है, क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक आयोग टीम की तरफ से निकलकर सामने आई है? देखिए जावेद जी, अभी न्याय विभाग की अगर प्रतिक्रिया की हम बात करें तो किसी भी तरीके से कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जो सूत्रों से ये पता चल रहा है पूरी तरीके से कि न्याय विभाग को हर एक तरीके से हर पहलू पे जानकारियां मिल रही है, तो ये उम्मीदें जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा करने के लिए न्याय विभाग की टीम अग्रसित है और जांच के दायरा जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, तो आने वाले वक्त में ये पूरी तरीके से इसका पर्दाफाश न्याय विभाग की टीम जरूर कर लेगी। क्योंकि संजय, जिस तरह से ये अतीक और अशरफ की हत्या का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में आयोग की टीमें हो या अन्य टीमें हो, वो कहीं ना कहीं तथ्य जुटाने में लगातार जुटी हुई है कि क्या कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं, किसका हाथ है, क्या वेद है, लगातार टीमें जुटी हुई हैं इसको लेकर। देखिए जिस तरीके से अगर हम SIT की टीम की बात करें तो जो तीनों शूटर थे उनसे रिमांड पे लेने के बाद किसी भी तरीके से जानकारी पूरी तरीके से SIT की टीम नहीं ले पाई, ना ही संतुष्ट है। तो ऐसे में न्याय विभाग की टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है हर एक तरीके से, जो भी CCTV फुटेज मिले थे और जो भी वहाँ पे मुख्य तरीके से जो वहाँ पे मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। PM करने वाले जो डॉक्टर से जो लिस्ट जारी की गई थी उनसे हर एक तरीके से गहनता से जांच पड़ताल कर रही है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए।
चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कि जहां हत्या की गई वहां आयोग की टीम पहुंची है, घटनास्थल पर तमाम तथ्य जुटाने में लगी हुई है। जिस तरह से हमारे सहयोगी ने इस खबर पर विस्तार से जानकारी दी।